Good evening, all of you. I welcome you on your very own YouTube channel, Manoj Jangir Classes. ऑलरेडी 4 वीडियोस में हम इससे पहले के टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा 5वां वीडियो है और इसमें यूनिट 3 पार्ट बी है। ये यूनिट 3 का पार्ट बी है, कॉस्ट। इससे पहले प्रोडक्शन फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके। ऑल ऑफ यू, इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप पूरी बुक पे फोकस करते हैं, आप 100 आउट ऑफ 100 लाने की सोचते हैं, तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ योर बुक ओनली। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में जो पेपर, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इस पूरी सीरीज से रिलेट करते हैं। और आप अपना पेपर हो जाए तो उठा के एक बार वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। आपको कम से कम शॉर्ट 80% क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं। 6-7 क्वेश्चन मैंने एक चैप्टर से उठाए हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, सप्लाई एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यूनिट नंबर 3 का पार्ट बी जो कॉस्ट है, तो इन शॉर्ट कॉस्ट की हम बात करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले अगर बात करूं इस चैप्टर की, तो यहां पर आपको जो पता होना चाहिए, मतलब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट की, वाई एम सी and UC curves are why MC and AC curves are U-shaped. Give reason. ये MC कर्व U-shaped क्यों होता है, ये AC कर्व U-shaped क्यों होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट ए की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रेड कर दिया है कि जिसका आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे MC की, कि आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व U-shaped क्यों होता है। मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो बनाया जाता है। एक्स एक्सेस पर हमेशा आप यूनिट्स प्रोड्यूस लेते हैं, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की हैं, प्रोड्यूस्ड। और वाई एक्सेस पे आप लेते हैं कॉस्ट, जिस भी कॉस्ट को आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम एमसी को दिखा रहे हैं, तो एमसी की बात हमने यहाँ पर की है। जब भी यू शेप्ड की रिगार्डिंग अगर कोई बात पूछी जाती है, आप आंख बंद करके उसमें एलवीपी का नाम लिख दीजिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का नाम लिख दीजिए। क्योंकि जब भी कॉस्ट में इस तरीके कोई चेंजेस होते हैं, उसके लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर 3 चीजें आती हैं, 3 फेजेस आते हैं। पहले ये फॉल होता है, कांस्टेंट रहता है, और फिर वापस राइज होने लगता है। मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले ये फॉल होता है, यहाँ पर देखिए फॉल होता है, कांस्टेंट रहता है, और फिर राइज होना शुरू कर देता है। तो ये 3 चीजें हैं, इसको 3 फेजेस की हेल्प से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, एलवीपी के लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के लॉ के अकॉर्डिंग। तो पहला फेज हम बात करते हैं। इन द इनिशियल फेज द प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। यहां पर आएगा द प्रोडक्ट की जगह द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, या और भी जो रीजंस हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट आपकी डिक्रीज करती है। मैं मार्जिनल कॉस्ट का ये वाला सेक्शन आपको दिखा रहा हूं अभी, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैन अटेन द मिनिमम लेवल एट द ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर्स। जब फिक्स फैक्टर्स का ऑप्टिमम यूज होने लगता है, तो ये अपनी मिनिमम, यहाँ पर ये मिनिमम पॉइंट पर आ जाती है। एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंस, टोटल प्रोडक्ट जब आपका इंक्रीज करने एंड बट लेटर ऑन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट ड्यू टू ओवर यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, तो मार्जिनल कॉस्ट आपका जो है वो यहाँ पर डिक्रीज नहीं होगा, बेसिकली ये इंक्रीज होने लगता है। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है ओवर यूज जब आप करने लगते हैं तो इंक्रीज होने लगता है। टीपी जो है डिक्रीजिंग रेट से आपका यहाँ पर इंक्रीज होता है, एंड अल्टीमेटली नेगेटिव रिटर्न्स की वजह से ये वापस राइज होने लगता है। यहाँ पर इस फेज में अगर हम बात करें, तो ये इस तरीके से फर्स्ट फेज, देन ये नेक्स्ट फेज, एंड देन ये नेगेटिव रिटर्न्स। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से ये तीनों फेजेस मैंने आपको बता दिए हैं कॉस्ट के। तो ये रीजन होते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है एमसी के,
यू शेप का होने का रीजन सबसे बड़ा। इसके बाद बात करते हैं इसी चीज की बात करते हैं। क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर मैंने एमसी के बजाय अब एसी के बारे में यहाँ पर बात की है कि एसी यूजुअली यू शेप का होता है, और ये इस तरीके से समझाया जा सकता है। वही एलवीपी इसका रीजन है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से एमपी राइज होता है, और एमसी जो है वो फॉल होता है। पीछे भी मैंने बताया, एमसी फॉल होता है तो आपका एसी भी फॉल होगा ही होगा। सब्सिक्वेंटली कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है। इसका मतलब है कि आपका जो दिस इंप्लाइज अ सिचुएशन ऑफ कांस्टेंट एमपी, आपका एमपी कांस्टेंट रहता है तो एमसी भी आपका कांस्टेंट रहता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। बिकॉज ऑफ स्टेबल एमसी, एसी टेंड्स टू स्टेबलाइज। एसी जो है वो अपने बेसिकली यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। फाइनली जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होते हैं तो एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तो एमसी जो है वो राइज होता है, और एमसी कॉजेज एसी टू राइज एज वेल। तो यहाँ पर बेसिकली एसी अज्यूम्स यू शेप इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। शेप भी आप इसकी बना सकते हैं एसी की कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एमसी की इस तरीके से। तो ये आपका एमसी आ गया, ये आपका एसी आ गया। डायग्राम भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और ये समझा दिया है। तो these are the reasons because of which your AC and MC curves are U-shaped, जिसकी वजह से ये U-shaped होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है टू बी वेरी फ्रैंक। पता होना चाहिए आपको कि किस तरीके से डायग्राम्स बनते हैं, प्रेजेंटेशन पूछी जा सकती है यहाँ पर। तो ये आपका AC है यहाँ पर, दिस इज योर AC, और ये आपका ABC आ गया है यहाँ पर इस तरीके से। ये थोड़ा पास 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 होता जाता है ABC, और ये यहाँ पर आपका आ गया AFC। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या ABC और AC एक दूसरे को कट कर सकते हैं। और सिंपली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ज्यादातर उसका आंसर यही होता है जी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रीजन क्या है यहाँ पर? तो रीजन ये है कि आई होप यू पीपल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि AC की जब हम बात करते हैं तो AC का मतलब होता है ABC प्लस AFC। ये दोनों मिलकर AC का AC के बराबर होते हैं। और AFC जो है शॉर्ट रन में कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जिसकी वजह से AC और ABC ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। रीजन मैंने आपको बता दिया है, दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे। वाई? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव AFC लिख देते हैं। बाकी मैं बता दूं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ AFC की वजह से ऐसा होता है। क्या एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि ATC, यानी कि इसको ATC भी बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट कह लीजिए या एवरेज कॉस्ट कह लीजिए। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही है। They never intersect each other because ATC is sum total of AFC and AVC. Since AFC can never be zero, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है शॉर्ट रन में, हमारे सिलेबस में शॉर्ट रन ही है। तो the AVC can never be equal to or greater than ATC. Thus ATC always remains beyond AVC. हमेशा ATC की वैल्यू जो है AVC से ज्यादा ही होती है। ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। डायग्राम्स की लेबलिंग जरूर कीजिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लेबलिंग नहीं की है। आप इस तरीके से ना छोड़े, क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ किस क्या आंसर क्या है, जबकि आप पेपर में इसे लिखेंगे तो ये लेबलिंग वगैरह जो है आप जरूर करें। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें कॉस्ट में, ये सबसे पहली चीज है जो हर एक बच्चे को इस चैप्टर में करनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3। रिलेशनशिप बताइए MC और AC का। पीछे मैंने डायग्राम बनाया है इन दोनों का, या MC और AVC। अब मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप जब दो चीजों का यहाँ पर रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, जैसे MC या AC या MC या AVC, डायग्राम दोनों का एक जैसा बना सकते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता उस चीज में। ये आपका MC आ गया, ये आपका AC आ गया। अगर आप AVC का रिलेशन दिखा रहे हैं तो इस AC को आप AVC भी करके बता सकते हैं, क्योंकि दोनों को ही MC मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। द रिलेशनशिप इज गोइंग टू रिमेन द सेम। पहला पॉइंट क्या होता है, व्हेन MC इज लेस देन AC,
आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली सिचुएशन की बात हो रही है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमसी इतना सा है, इतना, जबकि एबीसी एसी इससे ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, देन एसी डिक्रीजेस, यहाँ पर एसी डिक्रीज करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब एमसी डिक्रीज करता है, एसी विल ऑल्सो डिक्रीज, बट यहाँ पर जो है एमसी इज लेस देन एसी, एसी की वैल्यू ज्यादा होती है। आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकेंड, व्हेन एमसी इज इक्वल टू एसी, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लेट्स से इसको आर पॉइंट नाम दे दिया, देन एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड कांस्टेंट। तो यही चीज आप एबीसी में भी लिख सकते हैं। एसी की जगह एबीसी लगा दीजिए, एक्सप्लेनेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम अगर आपको नहीं पता है तो। तीसरा रिलेशनशिप है व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी, तो एसी राइज होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसी ज्यादा है और एक ग्रेटर है एसी से, तो ये राइज हो रहा है। सो द सेम रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप सो जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट यहाँ पर आपको नहीं है। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं, और हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और उसका रिप्लाई जरूर 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 करता हूं। ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपको, इसमें कोई केस दिया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिजीत, अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है, इसका सीआईडी से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो डॉक्टर अभिजीत हैं, वो अपना क्लिनिक चलाते हैं। क्लिनिक जो है उनके खुद के घर में है। उन्होंने जो है बेसिकली खुद के घर में है, और उन्होंने एक स्टाफ रखा हुआ है, और स्टाफ को ऑब्वियसली कुछ सैलरी वैलरी देनी पड़ेगी। यहाँ पर वो बोलेंगे कि इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है। डॉक्टर अभिजीत हैं, खुद की सर्विसेज दे रहे हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। खुद का क्लिनिक है, जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट होगा वो इम्प्लिसिट कॉस्ट, जबकि स्टाफ को जो सैलरी दे रहे हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, आउटसाइडर्स को दे रहे हैं। यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ये तो एक केस स्टडी था जो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए, बताने के लिए। बाकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है, एक्स एक्स मतलब एक्सटर्नल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Explicit costs are those costs which a firm incurs on account of purchase of inputs from the market. मार्केट से आपको इनपुट्स परचेज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, कोई भी फैक्टर आप परचेज करते हैं, उसके लिए आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑन बोरोइंग द कैपिटल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लेबर। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट के, एक्सटर्नली रिलेट करते हैं। इम्प्लिसिट मतलब इंटरनल, इंटरनल मतलब आप ऑनर, ऑनर ऑनर प्रोवाइडेड सर्विसेज, ऑनर प्रोवाइडेड सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज अगर ऑनर प्रोवाइडेड होती हैं तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती हैं। सो दोज कॉस्ट which a firm incurs on account of use of सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। सेल्फ ओन्ड, खुद का घर है, आपने यूज कर लिया, इम्प्यूटेड वैल्यू उसकी जो होगी, इम्प्यूटेड कॉस्ट जो होगी वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी। आपने खुद की सर्विसेज दे दी, जैसे अभिजीत, डॉक्टर अभिजीत हैं, वो वहां पर खुद पेशेंट्स को देखते हैं। अगर उन्होंने उसके लिए भी डॉक्टर रखा होता, कुछ पेमेंट देनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर अभी वो खुद देख रहे हैं, तो वो पैसा खुद ले रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, यूज ऑफ फैमिली लेबर, आपके घर में सब लोग काम करते हैं तो आप उनको पेमेंट नहीं करते हैं बेसिकली, लेकिन अगर बाहर से कोई लेबर हायर करते हैं तो उसी काम के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। डिफरेंसेस हैं, ये आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप सो कि ये चीज आपके क्लियर है, समझ में आ रही है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अंडरस्टूड सर जरूर लिखें। डाउट है वो भी आप लिख सकते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली शॉर्ट शॉर्ट है, आते ही आते हैं। रिलेशनशिप वगैरह में और भी काफी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं, पूछी जाती हैं। बट कॉस्ट में अगर आपको लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी डीपली, कि आपके कोई क्वेश्चन मिस ना हो, वन थिंग विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप इसके डायग्राम्स जरूर बनाएं, आप इसके डायग्राम जरूर समझें। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ सम कर्व्स ऑन सेम, ये सम नहीं है, सेम ग्राफ, सेम ग्राफ पर, लाइक एसी, एवीसी और एमसी। आपसे कह सकता है कि एसी
ए सी और एम सी इन दोनों को एक ही कर्व में प्रेजेंट कीजिए। मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एम सी और ए सी इस तरीके से बना सकते हैं। अगर वो कहता है भाई ए सी भी बनाओ, एबीसी भी बनाओ, ये एबीसी आपका आ जाएगा ऐसे, और एमसी भी बनाओ तो एमसी इसको मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे निकलेगा, एमसी, एसी और एबीसी। ये पैंटैबलेट है तो मैं इतना वेलवर्ड्स नहीं हूं इसमें कि मैं सारी चीजें मतलब थोड़ा सा कर्वीनेस नहीं आ रही है वो, लेकिन इसी तरीके से बनेगा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं यहाँ पर। देन ये कह रहा है कि भाई टीसी बनाइए, तो अगर टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी ये आप प्रेजेंट कीजिए। तो आपका टीएफसी कुछ ऐसा होता है बिल्कुल, टीएफसी आपका जो टीवीसी होता है वो स्नेक शेप्ड होता है, इनवर्स एस शेप्ड, और यहाँ से इसके बिल्कुल पैरेलल आपका जो है वो टीसी आ जाएगा। इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। लेबलिंग नहीं की है, मैं बार बार आपको ये चीज समझा रहा हूँ। इसके अलावा एसी, एबीसी और एएफसी ये एक डायग्राम में बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके, मैंने पीछे भी बनाया है वैसे, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये आपका एसी आ गया, ये जो है यहाँ पर आपका ये इस तरीके से इसको पास पास थोड़ा सा पास पास लेते जाइए, ये आपका एबीसी आ जाएगा, और ये यहाँ से इस तरीके से आपका एएफसी आ जाएगा। तो लाइक ये डायग्राम इस तरीके से बनेंगे। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, कि जिसने भी कहा है सही कहा है। प्रैक्टिस करेंगे इन सारे डायग्राम्स की, तभी ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। इस तरीके से जाएगा ये एबीसी, थोड़ा जो है यहाँ से इस तरीके से बना लीजिए, मिनिमम पॉइंट पे आ जाए। तो यू नीड टू प्रैक्टिस सच डायग्राम्स। कुछ टाइम लगाइए, 1 घंटा, आधा घंटा। अभी से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि डायग्राम्स बच्चे काफी बार भूल जाते हैं। और एक चीज जो आप हमेशा गड़बड़ करते हैं, लेबलिंग जरूर कीजिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो आप यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट के कौन सी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जरूर बताइए। एक न्यूमेरिकल आ सकता है कॉस्ट का, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन हो सकता है कि आपको कोई टीसी वगैरह दे दिया, टीएफसी दे दिया, यूनिट्स दे दी, और सारी चीजें फाइंड आउट कीजिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो काफी सारे टीचर्स का फेवरेट है, मिसिंग वैल्यूज गिवन होती हैं। एक टेबल गिवन होगी, उसमें वैल्यूज मिसिंग होंगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, 2 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉस्ट आप टाइप कीजिए प्लेलिस्ट में जाके, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो एक न्यूमेरिकल जो है वो कॉस्ट का आपके एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर में मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें जरूर करनी चाहिए। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे आपको एंड स्क्रीन पर। कार्ड सेक्शन में भी मैं काफी सारे वीडियो इससे रिलेटेड देता रहूंगा आपको। और अगर आप ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आई मीन टू से, तो यहाँ पर इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिए। आप हमें फॉलो करना चाहते हैं वहां पर, इंस्टाग्राम पर, एफबी पर फॉलो कर सकते हैं, मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही पेज है। इसके अलावा आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के सॉरी इनकी डिटेल्स, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर लाते रहिए, और इसी तरह से देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।